नेक्स्ट हेडिंग दीजिए मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज मोलर कंडक्टिविटी। हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के कंडक्टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के कंडक्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। कंडक्टिविटी देखिए, दोनों तरह के कंडक्टर शो करते हैं, मेटालिक कंडक्टर भी और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, दोनों में कंडक्टिविटी होती है, करंट पास होता है। ठीक है, मेटालिक कंडक्टर की जब भी हम बात करेंगे तो उसमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में कंडक्टेंस आयंस की वजह से होता है। ठीक बात। अच्छा, मान लीजिए मेरे पास दो तरह के सॉल्यूशन हैं। कितने? मैं दो बर्तन में दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट से बना सॉल्यूशन ले रहा हूँ। ठीक बात। जैसे एक सॉल्यूशन मैंने लिया KCl का। इलेक्ट्रोलाइट क्या है यहाँ पर? KCl। वाटर में KCl डाल रहा हूँ मैं, KCl इज ए सॉल्ट। ठीक है ना, तो ये सॉल्यूशन किसका हो गया? इट इज़ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl, पोटासियम क्लोराइड का सॉल्यूशन हो गया। तो इसमें सॉल्वेंट कौन है? वाटर है, और सॉल्यूट कौन है? KCl है। KCl इज ए इलेक्ट्रोलाइट। मैंने बताया था कोई भी सॉल्ट है, हर सॉल्ट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो वो टूट के कंप्लीटली आयन देगा सॉल्यूशन में जाके। ठीक है, इसी तरह से मैंने दूसरा सॉल्यूशन लिया H2SO4 का। वाटर में क्या मिलाया? H2SO4 मिलाई, या कोई सॉल्ट ले लो, NaCl ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी दूसरा एग्जाम्पल ले लो। यानी दो अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोलाइट का मैंने सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, अब इस सॉल्यूशन की ये जो दो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी कंडक्टिविटी कैसे अपन एक्सप्लेन करेंगे? ठीक है ना, तो एक्वस सॉल्यूशन में या इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी सिर्फ आयन पर डिपेंड नहीं करती। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात और इस चीज़ को दिमाग में बैठाइएगा जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है ना, सॉल्यूशन के अंदर कंडक्टिविटी के लिए जिम्मेदार कौन होता है? आयंस होते हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन हमको ये पता है कि अगर मैं कोई इलेक्ट्रोलाइट डालूंगा तो वो तो जा करके आयन देने वाला है सॉल्यूशन में। अब 1 मोल अगर मैं किसी चीज़ को डाल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, मान लो मैं 1 ग्राम ले रहा हूँ। मैंने पहला सॉल्यूशन जो बनाया KCl का, उसमें KCl मैंने डाला 1 ग्राम। कितना? 1 ग्राम KCl डाला, या 1 ग्राम मोल ले लो, 1 मोल ले लो, जो भी आपको समझना है जिस एग्जाम्पल से। 1 मोल KCl डाल दो या 1 ग्राम KCl डाल दो। ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन जो मैंने बनाया H2SO4 का या NaCl का, उसमें मैंने 1 ग्राम NaCl डाला है। ठीक है, अब ये बताइए, 1 ग्राम मैं KCl डाल रहा हूँ, 1 ग्राम मैं H2SO4 डाल रहा हूँ, अलग अलग सॉल्यूशन बना रहा हूँ। तो जब 1 ग्राम KCl जाएगा सॉल्यूशन के अंदर तो वो आयन देगा ना। उसी तरह 1 ग्राम H2SO4 जब जाएगा सॉल्यूशन के अंदर तो वो भी आयन में टूटेगा। ठीक है, और सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी आयंस पर डिपेंड करती है। तो अगर मैं 1 ग्राम KCl डालता हूँ तो वो कितने आयन देगी जा करके? पहली चीज़, 1 ग्राम H2SO4 घोलता हूँ तो H2SO4 जा करके कितने आयन देगी? क्या दोनों सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस बराबर हैं? नहीं होंगे। क्यों? बाहर से तो मैं 1 ग्राम और 1 ग्राम डाल रहा था इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद आयन क्या हो गए? कम ज़्यादा हो गए, है ना भाई। 1 ग्राम या 1 मोल HCl ले लो, 1 ग्राम KCl या 1 ग्राम 1 मोल KCl, 1 मोल KCl डाल रहे हो तो वो 1 मोल KCl अंदर जा करके 2 मोल आयन देगा। 1 मोल K+ आयन बनाएगा और 1 मोल Cl- आयन बनाएगा। लेकिन 1 मोल H2SO4 डाले हो तो वो 3 मोल बनाएगा। समझिएगा, 2 मोल क्या बनाएगा? H+ आयन, और 1 मोल क्या बनाएगा? SO4 2-। ये पढ़ा आपने ना, वेन टॉप फैक्टर में कितने आयन देते हैं? H2SO4 कितने आयन देता है? 3 आयन। ठीक है ना, तो इसका मतलब है बाहर से तो मैं 1-1 मोल डाल रहा था दोनों इलेक्ट्रोलाइट को, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद आयंस क्या हो गए? 1 में ज़्यादा आयन हो गए H2SO4 में, और KCl में कम आयन हो गए। और कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ आयंस पर। आपने फैक्टर बनाया है ना कि अगर ज़्यादा आयन होंगे तो ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। 4-5 फैक्टर आपने नोट किया था ना, टेम्परेचर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और क्या था? सॉल्युबिलिटी, सॉल्वेशन। ठीक है, उसमें पहला क्या था? नेचर ऑफ या कंसंट्रेशन ऑफ आयन। क्या था?
कंसंट्रेशन ऑफ आयन का क्या मतलब है, अगर आयन की मात्रा ज़्यादा है सॉल्यूशन में तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब आपने देखा बाहर से हम 1-1 मोल डाल रहे थे या 1-1 ग्राम डाल रहे थे, लेकिन घुलने के बाद किसी में आयन कम बने, किसी में आयन ज़्यादा बन गया। तो जिसमें आयन ज़्यादा होगा उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी और जिसमें आयन कम होगा उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। इसका मतलब है सॉल्यूशन की, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी सिर्फ आयन पर डिपेंड नहीं करती बल्कि नंबर ऑफ आयन पर डिपेंड करती है। समझ में आया? कंडक्टिविटी सिर्फ हम ये नहीं बोल सकते कि आयन ही करंट को कंडक्ट करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएंगे, जबकि यहाँ होता क्या है, आयन हम इलेक्ट्रोलाइट हम डालते हैं तो कोई इलेक्ट्रोलाइट कम आयन देता है, कोई ज़्यादा आयन देता है, किसी का कंसंट्रेशन कम पड़ जाता है, किसी का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। तो कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करती है। किसके कंसंट्रेशन पर? इलेक्ट्रोलाइट के या सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पर। देखिए कंसंट्रेशन किसका होता है? सॉल्यूशन का। और कंसंट्रेशन टर्म डिफाइन करने के लिए 9 तरीके हमने आपको सॉल्यूशन के चैप्टर में पढ़ाए हैं, है ना? समझ रहे हैं इस बात को? तो जब भी हम कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की बात करेंगे, सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी की बात करेंगे, तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन भी हमको कंसीडर करना पड़ेगा। और इसी को समझाने के लिए एक फैक्टर हम बनाने जा रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है? मोलर क्या चीज़ है? दिस इज मोलैरिटी, और मोलैरिटी क्या होता है? कंसंट्रेशन। तो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करती है, इसलिए इस कंसंट्रेशन टर्म को हम यहाँ इन्वॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना? समझ गए बात? अच्छा, अब मोलर कंडक्टिविटी किसको बोलेंगे? यहाँ 2 चीज़ें मैं लूँगा। यहाँ पर क्वेश्चन 2 तरह से आता है। कैसे? एक तो नॉर्मेलिटी के टर्म में भी पूछा जाता है, दूसरा मोलैरिटी के टर्म में भी क्वेश्चंस बनते हैं। नॉर्मेलिटी में कौन इन्वॉल्व होगा? कौन से नंबर गिनते हैं हम कंसंट्रेशन के, एक इलेक्ट्रोलाइट के या सॉल्यूट के? कौन से नंबर गिनते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट। नॉर्मेलिटी में क्या आता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट, कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट पड़े हुए हैं, यही क्या है? नॉर्मेलिटी। और मोलैरिटी में 1 लीटर पानी में, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल पड़े हैं सॉल्यूट के? ध्यान से सुनिएगा, जब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट लीटर ऑफ सॉल्यूशन में पड़े हों तो ये फैक्टर क्या कहलाता है? मोलैरिटी। और जब 1 लीटर वॉल्यूम के पानी में या सॉल्यूशन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पड़े हों सॉल्यूट के, तो फिर ये रेशियो क्या कहलाता है? नॉर्मेलिटी। तो दोनों तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको हम मोलर कंडक्टिविटी भी बोलेंगे और इसी को हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी भी, या मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो इसको हेडिंग को मैं कंडक्टेंस कर देता हूँ, कंडक्टेंस। और इसी के लिए अगला हम कंसंट्रेशन टर्म यहाँ पर यूज करेंगे, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है? और इनको ध्यान से आप समझ लीजिए। ठीक है ना? हाँ, अब देखिए मोलर कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये क्या चीज है? ठीक है ना? देखिएगा, मोलर कंडक्टेंस समझिए। कंडक्टेंस of a solution containing conductance of a solution containing 1 mole of electrolyte। ठीक है? This is conductance of a solution which contains 1 mole of electrolyte. 1 mole of electrolyte is called मोलर कंडक्टेंस। ठीक है ना? 1 मोल और 1 ग्राम मोल भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना? दूसरा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसको बोलते हैं? सो दिस इज conductance of a solution containing 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ
of an electrolyte is called equivalent conductance. इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, यहां तक समझ आया आपको बात कि नहीं आया? बोलिए। ठीक है, नोट कर लिया आपने? ठीक है, अब देखिए क्या मतलब है, व्हाट इज मोलर कंडक्टेंस और व्हाट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मैं दोनों टर्म साथ साथ में आपको बता रहा हूं एक साथ। ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस किसको बोलेंगे और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसको बोलेंगे? किसको बोलेंगे? कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी क्या चीज़ होती है? अभी लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे, व्हाट इज कंडक्टिविटी? द ईज विथ विच आयंस फ्लो थ्रू द सॉल्यूशन और इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द सॉल्यूशन। जितनी आसानी से एक सॉल्यूशन अपने अंदर से आयन को फ्लो करवाएगा या करंट को फ्लो करवाएगा, वही प्रॉपर्टी उसकी क्या कहलाती है? कंडक्टेंस। कौन क्या कहलाता है? कंडक्टेंस कहलाता है। ठीक है, और कंडक्टिविटी किसको बोलते हैं? हाँ, क्या चीज? हाँ, कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब? जिसमें लेंथ कितना हो 1 और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी मिला जुला के वॉल्यूम कितना हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी यूनिट वॉल्यूम का सॉल्यूशन जितना रेसिस्टेंस ऑफर करता है करंट के सामने, वो क्या कहलाता है? रेसिस्टिविटी। और उसी का उल्टा क्या कहलाता है? रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन, 1 यूनिट वॉल्यूम का सॉल्यूशन जितनी आसानी से करंट फ्लो करवाएगा, वही क्या है? कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जिसको अपन कापा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आ गई आपको? हाँ, अब देखिए मोलर कंडक्टिविटी क्या चीज है या मोलर कंडक्टेंस क्या चीज है। इसको मोलर कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं अपन, मोलर कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक बात, इसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, लैंग्वेज वही रहेगा। हाँ, अब ये क्या चीज़ है इसको समझिए। ठीक है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रोलाइट कितना हो 1 मोल। कितना? एक ऐसा सॉल्यूशन मैं ले रहा हूँ जिसमें इलेक्ट्रोलाइट कितने पड़े हैं 1 मोल, तो उसकी कंडक्टिविटी क्या कहलाएगी? मोलर कंडक्टिविटी। और एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रोलाइट कितना है 1 ग्राम इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा किस में ले रहा हूं मैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रोलाइट कितना है 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो उसकी कंडक्टिविटी क्या कहलाएगी फिर? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। आ रही मेरी बात समझ कि नहीं आ रहा? बोलिए बोलिए, आ रहा है? अच्छा, सॉल्यूशन कितना होना चाहिए? कितने सॉल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट और कितने सॉल्यूशन में 1 मोल या 1 ग्राम मोल डाला हो इलेक्ट्रोलाइट। तो याद रखिएगा सॉल्यूशन की मात्रा यहाँ मैं फिक्स कर रहा हूँ 1 मिलीलीटर। कितना? 1 लीटर नहीं, कितना? 1 मिलीलीटर में 1 ग्राम इक्विवेलेंट या 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 1 ग्राम मोल। मोलर के लिए मोल और इक्विवेलेंट के लिए ग्राम इक्विवेलेंट। दिस इज नॉर्मेलिटी। ये कौन सा फैक्टर है? नॉर्मेलिटी। और ये कौन सा फैक्टर है? मोलैरिटी। तो 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन में अगर मैं 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट डालता हूं तो इसकी कंडक्टिविटी क्या कहलाएगी? मोलर कंडक्टिविटी। और 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन में अगर मैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट डालता हूं इलेक्ट्रोलाइट के, तो फिर इसकी कंडक्टिविटी क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। थोड़ा मुंह खोलिए और बोलिए, क्या कहलाएगी? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक बात, यहां तक समझ गए? याद रहेगा? कितना वॉल्यूम ले रहे हैं अपन? कितना? 1 लीटर ना, कितना? 1 मिलीलीटर। और मिलीलीटर को यहाँ हम सेंटीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, उसकी वजह मैं बताता हूँ क्यों। लेकिन पहले आप ये बताइए 1 मिलीलीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है? ठीक है, मेरा ख्याल है आप बताएंगे नहीं, तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। ध्यान में रखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब ही 1 मिलीलीटर होता है। 1 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर मैं 1 लीटर लेना चाहूं तो उसमें कितने सेंटीमीटर क्यूब आएंगे? 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने सेंटीमीटर क्यूब आएंगे? 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? अरे 1 लीटर में कितने होंगे? 1000।
कितना मिलीलीटर मिलकर के 1 लीटर बनाता है? 1000 मिलीलीटर 1 लीटर बनाता है ना, ठीक है। 1000 मिलीलीटर कितना बनाएगा? 1 लीटर बनाएगा, ठीक है ना, समझ रहे मेरी बात? 1000 मिलीलीटर कितना होता है? हाँ वो तुम ट्रिक ठीक लगा रहे हो, मिली को क्या लिख रहे हो? 10⁻³ लेकिन 10⁻³ लीटर हो जा रहा है ना। मैं क्या पूछ रहा हूँ? 1 लीटर, तो ये तो 10⁻³ लीटर में 1 सेंटीमीटर क्यूब हो रहा है, तो इसको 1 लीटर बनाओ। मैं पूछ रहा हूँ 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर ना। तो ये इसको लिखा मैंने 1000 और मिली को कितना लिखा? 10⁻³ तो कट पीट के कितने हो गए? 1 लीटर, है ना। तो जब मैं इसको 1000 कर रहा हूँ तो इसको भी कितना करूँगा? देखिए 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1000 मिलीलीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1000 मिलीलीटर का 1 लीटर होता है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब का 1 लीटर होगा। मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, आ गया ना? सिंपल याद रखिए, 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1000 मिलीलीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1000 मिलीलीटर ही क्या होता है? 1 लीटर, ठीक बात। चलो इसका हम यूज़ करेंगे आगे। नाउ यहाँ पर आ जाइए, इसको अपन एक दूसरे तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, और वो तरीका ये है, द कंडक्टिंग पावर ऑफ all the ions produced by dissolving 1 gram mole of electrolyte, 1 gram mole of electrolyte placed between 2 parallel plates of large electrodes which is kept at 1 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। एक ही चीज़ है, ऐसा या ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट इज मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी। तो आंसर इट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ द आयंस। कौन से आयन? जो कौन दे रहा है? तो आंसर है 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट दे रहा है। कहाँ? सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन के अंदर कहाँ? जहाँ 2 इलेक्ट्रोलाइट हैं, 2 इलेक्ट्रोलाइट के बीच में ही सॉल्यूशन है ना। 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, सॉरी इलेक्ट्रोड्स, 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में ही सॉल्यूशन भरा रहेगा। तो 2 इलेक्ट्रोड, पैरेलल इलेक्ट्रोड के बीच में जो सॉल्यूशन है उसमें जितने आयंस बने हैं, किसकी वजह से? 1 ग्राम मोल डालने की वजह से, 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट डालने की वजह से जितने भी आयंस हैं उन्हीं का पावर क्या कहलाएगा? कंडक्टिंग पावर क्या कहलाएगा? मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना। ये इसी तरह से आप इसको भी एक्सप्रेस कर सकते हो। बस यहाँ क्या आ जाएगा उसकी जगह? 1 ग्राम मोल के बजाय इसके लिए इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें रहेंगी। दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एंड दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। आप मैथमेटिकली इसका सिंबल देखिए, मैथमेटिकली, ठीक है। चलिए एक बात और यहाँ समझ लीजिए, उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको जल्दी नोट करें। ये डेफिनेशन नोट कर लिया, इसको मिटा दूँ मैं? समझ गए ना, हमारा काम इससे चल जाएगा। मैं इसको मिटा देता हूँ। हाँ, आप देखिए, मुझे ये बताइए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी किसको बोलते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी किस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को बोलते हैं? कितने सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलेंगे? बोलिए।
हाँ, किसको बोलेंगे? हाँ, किसको? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज कंडक्टिविटी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूबिक सॉल्यूशन। ठीक है, यानी ध्यान से सुनिए, यानी एक डब्बा मैं ऐसा लाता हूँ क्यूब जैसा, 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा। क्यूब समझ गए? क्यूब मेटल का बना हुआ क्यूब है। क्या है? मेटल का बना हुआ क्यूब है, ऐसे। ठीक है, मेटल का बना हुआ क्यूब है, इसकी लंबाई है 1 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई भी है 1 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई भी है 1 सेंटीमीटर। यानी इसका वॉल्यूम कितना हो गया? कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर क्यूब। और ये मेटल का बना हुआ है। इसमें हमने सॉल्यूशन भर दिया, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी कितना हुआ? 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया सॉल्यूशन का वॉल्यूम, हो गया ना? सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना? 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, और उस सॉल्यूशन को हमने प्रिपेयर कैसे किया है? 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल के। क्या डाला है? 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट डाला है। 1 ग्राम मोल ले लो या 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले लो। 1 ग्राम बोल दूं, अब मैं 1 ग्राम बोलूंगा ना, आप दोनों समझेंगे, इलेक्ट्रोलाइट इसको इक्विवेलेंट भी समझ लेंगे और मोल भी समझ लेंगे। मैं 1 ग्राम बोल रहा हूँ तो दोनों चीज़ें एक साथ चलेंगी, दोनों फैक्टर। ठीक है, मैंने कितना इलेक्ट्रोलाइट डाला? 1 ग्राम डाला। मोल भी समझ लें, इक्विवेलेंट भी समझ लें। कितने पानी में डाला? 1 सेंटीमीटर क्यूब के। तो अब बताइए, 1 सेंटीमीटर क्यूब के सॉल्यूशन में जब 1 ग्राम मोल या 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट डाला हो तो उसकी कंडक्टिविटी क्या कहलाती है? अरे क्या कर रहे हो इतनी देर से? क्या कहलाएगी? ये क्या लिखा है आपने, क्या सुना इतनी देर से? हाँ, क्या कहलाएगी? मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। यहाँ तक समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया। दूसरी चीज मुझे ये बताइए, 1 सेंटीमीटर क्यूब के सॉल्यूशन में जितनी कंडक्टिविटी होती है वो क्या कहलाती है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन जितना इजीली करंट को पास करवाता है, जितना कंडक्टेंस शो करता है, वो क्या कहलाता है? उसका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो इस समय ये 1 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन है, इसमें जितनी आसानी से करंट फ्लो होगा, जो इसकी कंडक्टिविटी होगी वो कंडक्टिविटी क्या कहलाएगी? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। और इसके एतबार से, इसके हिसाब से कि मैंने इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब के सॉल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट डाला है, 1 ग्राम मोल डाला है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट डाला है इलेक्ट्रोलाइट, तो फिर इसकी कंडक्टिविटी क्या, दूसरा नाम क्या पड़ गया? मोलर कंडक्टिविटी। या हाँ, तो इसी के कंडक्टिविटी को मैं मोलर कंडक्टिविटी भी बोल सकता हूं। और 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन होने की वजह से इसी को स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी बोल सकता हूं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, चीजों को समझिए बारीकी से। 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की वजह से इसकी कंडक्टिविटी का नाम क्या पड़ गया? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, सॉल्यूशन की वजह से। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट चाहे जितनी हो, उससे मर्जी नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप 10 ग्राम डालो ना इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन सॉल्यूशन कितना रहेगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन जो कंडक्टिविटी शो करता है उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। और यदि मैंने सॉल्यूशन 1 सेंटीमीटर क्यूब का बनाया और उसमें सिर्फ 1 ग्राम डाला इलेक्ट्रोलाइट, चाहे मोल चाहे इक्विवेलेंट, 1 ग्राम डाल रहा हूं, तो 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट की वजह से उसकी कंडक्टिविटी का नाम क्या हो जाएगा? समझ रहे हैं? तो इलेक्ट्रोलाइट के बाउंडेशन, उसकी मात्रा फिक्स कर रहे हैं, 1 ग्राम कर दे रहा हूं इलेक्ट्रोलाइट, तो फिर कंडक्टिविटी का नाम मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। लेकिन सॉल्यूशन के मातहत अगर मैं बोलूं 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, उसकी कंडक्टिविटी का नाम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो इस समय जो इसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होगी वही इसकी मोलर कंडक्टिविटी होगी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब इसके लिए मैं सिंबल असाइन कर रहा हूं। मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी के लिए मैंने सिंबल बनाया ये, ठीक है? दिस इज मोलर, सो
दिस इज मोलर। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको लैम्डा पढ़ते हैं। दिस इज कैपिटल लैम्डा। क्या बोलते हैं इसको, कैपिटल लैम्डा। लैम्डा आप कैसे जानते हैं, ऐसा है ना, दिस इज स्मॉल लैम्डा, दिस इज कैपिटल लैम्डा। ठीक है, तो सिंबल का नाम क्या है, लैम्डा। एंड दिस इज मोलर कंडक्टिविटी, तो यहाँ मोलर लगा दिया। और इक्विवेलेंट दिखाना है तो दिस इज फॉर कंडक्टिविटी एंड दिस इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। ठीक है ना, और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कापा, पागल कर दोगे, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कापा से। अब बताइए इस सिचुएशन पर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी दोनों कैसे होंगे, समझ में आया ना क्यों मैं दोनों को सेम बोल रहा हूं। सो एट दिस सिचुएशन दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एंड इट इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होगा, ये समझ में आया। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, यही हाल यहाँ भी होगा। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया, बोलिए समझ आया या नहीं आया, आया। अब दूसरी चीज़ सुनिए, मैं 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट कितने पानी में डाल रहा था, सॉल्यूशन कितना ले रहा था, 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 मिलीलीटर। कितना ले रहा था, 1 मिलीलीटर। अब ये बताएं मिलीलीटर हो या सेंटीमीटर क्यूब हो, ये क्या बताते हैं, वॉल्यूम। क्या बताते हैं, वॉल्यूम। तो मैंने 1 ग्राम कितने में डाला, ये है वॉल्यूम, 1 मिलीलीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखिएगा ना, ध्यान से समझिएगा। मैंने 1 ग्राम मोल बोल दो या इक्विवेलेंट बोल दो, कुछ भी, 1 ग्राम मोल या 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट किस में डाला, V क्या चीज है यहाँ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो V सेंटीमीटर क्यूब ले लो। V कितना है यहाँ, वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब। V वॉल्यूम दिखाने के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, V। समझ में आ रही मेरी बात कि नहीं आ रहा। अभी कितना ले रहा हूँ मैं 1 ग्राम कितने में डाल रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर क्यूब में। अब इसको 1 सेंटीमीटर क्यूब लिखो या 1 मिलीलीटर लिखो, एक ही चीज है। तो 1 ग्राम कितने वॉल्यूम में गया, V वॉल्यूम में, और V वॉल्यूम अभी कितना है, 1 है। 1 ग्राम में डिसॉल्व कर रहा हूँ कितने में, V वॉल्यूम में। ठीक है ना, या एक अभी समझो 1 मिलीलीटर में डाला या 1 सेंटीमीटर क्यूब में डाला। ठीक, अब दूसरी चीज सुनिएगा ना, ये एक डब्बे में भरा हुआ है और उस समय ये दोनों कंडक्टिविटी कैसे हैं, बराबर है। ये कंडक्टिविटी क्यों है, क्योंकि सॉल्यूशन कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलीलीटर। ये कंडक्टिविटी क्यों है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट कितना पड़ा हुआ है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितना इलेक्ट्रोलाइट है, 1 ग्राम। इसलिए इसकी कंडक्टिविटी का नाम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, अब दूसरी चीज सुनिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अभी ये जो 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलीलीटर का सॉल्यूशन था, इसको मैंने 4 गुना पानी से और बढ़ा दिया। कितना पानी डाल दिया इसमें मैंने, क्या डाल रहा हूँ, पानी डाल रहा हूँ। क्या डाल रहा हूँ, पानी। तो अगर मैंने इसको 4 गुना इंक्रीज कर दिया इसके पानी को, तो ये कितना था, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको 4 गुना कर दिया तो फिर ये कितने डब्बे में भरेगा, 1 डब्बे में, 2 डब्बे में, 3 डब्बे में, 4 डब्बे में। कितने डब्बे लगेंगे उसको भरने के लिए, अरे भैया इस डब्बे का वॉल्यूम कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैंने इस सॉल्यूशन को 4 गुना बढ़ा दिया तो कितने सेंटीमीटर क्यूब हो गया सॉल्यूशन, 4 सेंटीमीटर क्यूब। और डब्बा मेरा कितने का है, 1। तो ऐसे कितने डब्बे लगेंगे उस सॉल्यूशन को भरने के लिए, 4 डब्बे लगेंगे। समझ में आया। अब बताइए फिर से, अब बताइए अगर मैंने इस सॉल्यूशन को 4 गुना कर दिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब से बढ़ा के 4 सेंटीमीटर क्यूब बना दिया सॉल्यूशन, तो इसकी कंडक्टिविटी को क्या बोलेंगे, इसकी कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, कौन सी कंडक्टिविटी। मैं अभी आपसे ये वाली कंडक्टिविटी पूछ रहा हूँ, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो इसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। वेरी गुड, कितनी हो जाएगी, क्यों 1 सेंटीमीटर क्यूब के सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी क्या कहलाती है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी 1 के। और अगर हमने सॉल्यूशन को 4 गुना कर दिया
तो सॉल्यूशन कितना हो गया 4 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टिविटी 1K होती है, तो 4 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी 4K। समझ में आया 4K। क्या आप बता सकते हैं उस समय ये लैम्डा कितना होगा? क्या ये भी 4 गुना हो जाएगा? हाँ, तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि अभी भी सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं 1। कितने हैं 1, तो ये कितना रहेगा 1 लैम्डा। सॉल्यूशन चाहे जितने का भी बनाइए, उस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट कितना मौजूद है 1 ग्राम। कितना इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है? और 1 ग्राम अगर इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होता है किसी भी सॉल्यूशन में, तो उसकी कंडक्टिविटी क्या कहलाती है? मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज 1 लैम्डा। तो अभी हमने पानी 4 गुना बढ़ा के सॉल्यूशन को 4 गुना किया है, लेकिन नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो उतने ही रहेंगे ना जितने पहले डाले थे। ना तो मैं बाहर से इलेक्ट्रोलाइट डाल रहा हूँ, ना अंदर से इलेक्ट्रोलाइट निकाल रहा हूँ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो वही है। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा नहीं चेंज हो रही है तो ये चेंज होगा क्या? नहीं। अभी हमारा सॉल्यूशन कितने डब्बे में भर गया? 4 डब्बे में भरा। तो चारों डब्बों का सॉल्यूशन मिला करके उसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो क्या कहलाएगी? ये। समझ में आया? तो इसको कितने गुना कर दिया? हाँ, देखिएगा ना, if volume of solution 4 times, therefore this conductivity is equal to ये 4 टाइम, ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी 4 गुना हो जाएगी। ये समझ में आया भाई? 4 डब्बे में भर रहा है, एक डब्बे 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टिविटी 1K होती है, तो 4 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टिविटी कितनी होगी? है ना? ये 4 क्या चीज है? क्या चीज है? वॉल्यूम। भाई वॉल्यूम बढ़ा रहे हो 4 गुना ना, सो इस 4 को मैंने लिख दिया दिस इज वॉल्यूम। जितने गुना भी आप वॉल्यूम करोगे उतने गुना K इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन ये जितना इंक्रीज होगा ये हमेशा इसके बराबर रहेगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट कितना है 1 ग्राम ही है। हम क्या चेंज कर रहे हैं? सिर्फ सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं। वॉल्यूम चेंज करने से स्पेसिफिक कंडक्टिविटी चेंज होती है, ठीक है, लेकिन अभी भी इसके अंदर 1 ग्राम मोल ही है, इसलिए मोलर कंडक्टिविटी कितनी रहेगी? इनके बराबर। ये जितना भी होगा इसके बराबर। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आया, ठीक है। यही हाल यहाँ भी होगा, ठीक है। सो दिस इज इक्विवेलेंट इज इक्वल टू KV। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? बोलो, समझे कि नहीं समझे? समझे। अब सुनिए, ये हमारा फॉर्मूला हुआ, दिस इज द वॉल्यूम। अब मैं इस वॉल्यूम को थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए कैसे चेंज कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला? मैं 1 ग्राम मोल या 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट कितने पानी में घोल रहा हूँ? कितने में? 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में। वॉल्यूम कितना होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा, ये हमारी बेसिक चीज है किसको डिफाइन करने के लिए? मोलर कंडक्टिविटी को या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को। यानी 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट ही होना चाहिए, कितने भी सॉल्यूशन कुछ भी हो, V वॉल्यूम हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितना भी सेंटीमीटर क्यूब हो, कितना भी मिलीलीटर हो, लेकिन उसमें कितना मोल या कितना इक्विवेलेंट पड़ा होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट का? 1। तभी उसको मोलर कंडक्टिविटी या तभी उसको मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट की मात्रता हमेशा कितनी होनी चाहिए? 1 होना चाहिए, 1, ठीक है ना। अब देखिए, मान लो मैंने इलेक्ट्रोलाइट 1 ग्राम लेने के बजाय C ग्राम ले लिया। कितने ग्राम? देखिए, C ग्राम इलेक्ट्रोलाइट, इसको मैंने डिसॉल्व किया 1 लीटर में। कितना सॉल्यूशन ले रहा हूं मैं? 1 लीटर। 1 लीटर को मिलीलीटर में क्या लिखोगे या सेंटीमीटर क्यूब में? अभी मैंने आपको बताया था 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये 1 लीटर है, इसको 1000 मिलीलीटर लिखूं या 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिखूं या 1 लीटर लिखूं, बात तो एक ही है ना। तो मैंने C ग्राम इलेक्ट्रोलाइट कितने में डाला? कितने में डाला? कितने में डाला? इतने में डाला। तो 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट कितने में होगा? कितने वॉल्यूम में? ये समझे? 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट कितने वॉल्यूम में होगा? ये,
ठीक है। और यहाँ वॉल्यूम हमको कौन सा लेना होता है, आंसर है जिसमें 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट डाला हो वो वाला वॉल्यूम लेना है। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट कितने वॉल्यूम में डलाया, इतने वॉल्यूम में, तो मुझे कौन सा वॉल्यूम लेना चाहिए, ये वाला वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनिए, वॉल्यूम कौन सा होगा, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या चीज़ है, 1 मिलीलीटर में या 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। कितने पानी में, कितने सॉल्यूशन में, 1 मिलीलीटर में 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट, 1 मिलीलीटर होना चाहिए, उसमें 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। और मान लीजिए 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट मैंने V वॉल्यूम में डाला है, तो फिर कैसे करेंगे, हमको कौन सा वॉल्यूम लेना पड़ेगा, हम हमेशा वॉल्यूम लेंगे 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट का। तो अगर मैंने C ग्राम इलेक्ट्रोलाइट डाला है कितने पानी में, 1 लीटर पानी में, तो 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट कितने पानी में होगा, इतने पानी में होगा, इतने वॉल्यूम में होगा। तो 1 ग्राम जितने वॉल्यूम में होता है वो वाला वॉल्यूम यहाँ पर दिखता है हमको। समझ में आया, ये कौन सा वॉल्यूम होता है, देखिए ये मोलर कंडक्टिविटी है, और मोलर कंडक्टिविटी कितने ग्राम इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी होती है, 1 ग्राम। तो 1 ग्राम कंडक्टिविटी कितने लीटर पानी में थी अभी, 4 लीटर। ये कौन सा था, 4 लीटर। समझ में आया कि नहीं आया? तो जितने वॉल्यूम में 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट होगा वो वॉल्यूम यहां पर हम लेते हैं। नहीं समझे, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है समझने में, बोलिए बोलिए, नहीं समझे, यहां पर कौन सा वॉल्यूम लेना है, तो आंसर है वो वॉल्यूम लेना है जिसमें कितना इलेक्ट्रोलाइट हो, 1 ग्राम, कितना इलेक्ट्रोलाइट हो वो वॉल्यूम यहां पर हम रखेंगे, है ना। अभी देखिए मैंने शुरू में कितना लिया था, 1 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, तो उसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी 1K, उसकी मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m, है ना। बाद में मैंने उस सॉल्यूशन को 4 गुना पानी बढ़ा करके इंक्रीज कर दिया, 4 गुना पानी डाल दिया, तो फिर वो सॉल्यूशन ऐसे 4 डब्बे में आएगा, 4 डब्बे में आएगा। तो एक डब्बे का कंडक्टिविटी क्या कहलाता था, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो 4 डब्बे की कंडक्टिविटी कितनी हो गई, 4 टाइम के, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी 4 गुना हो गई। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितने थे, 1 ग्राम ही थे, इसलिए इन चारों डब्बों का मोलर कंडक्टिविटी कितना होगा, उतना ही होगा। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी 4 गुना हो गई, जो कि किसके बराबर थी, मोलर कंडक्टिविटी के बराबर थी। समझ आया? अब देखिए यहाँ वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का, 4 लीटर या 4 मिलीलीटर, जो भी समझिए। ये 1 मिलीलीटर का सॉल्यूशन था ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 मिलीलीटर, ये 1 मिलीलीटर का सॉल्यूशन था। तो इसको कितने मिलीलीटर बना दिया मैंने, 4 मिलीलीटर। तो वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का, 4 मिलीलीटर। लेकिन उस 4 मिलीलीटर वॉल्यूम में इलेक्ट्रोलाइट कितना है, 1 ग्राम। तो यहाँ पर कौन सा वॉल्यूम आया, ये वो वॉल्यूम होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट कितना हो, 1 ग्राम। कौन सा वॉल्यूम लेना है यहाँ, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट कितना हो, 1 ग्राम। अब देखिए मैंने कहा मैं 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट नहीं घोल रहा, मैं कितने ग्राम घोल रहा हूँ, मैं C ग्राम इलेक्ट्रोलाइट डाल रहा हूँ 1 लीटर पानी में। तो क्या मैं इस 1 लीटर वॉल्यूम को यहाँ ले लूँ, ध्यान से सुनिए, ये वाला वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम होता है जिसमें कितना इलेक्ट्रोलाइट हो, बोलिए इधर देखिए, ये वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट कितना होना चाहिए, सिर्फ 1 ग्राम होना चाहिए, ये वो वॉल्यूम यहाँ पर आता है ना। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं C ग्राम इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूं, 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम, ये तो कुछ भी हो सकता है। C ग्राम इलेक्ट्रोलाइट कितने पानी में डाल रहा हूं, 1 लीटर। तो 1 लीटर पानी में कितना इलेक्ट्रोलाइट है, C ग्राम, ये तो 1 ग्राम नहीं है ना। तो क्या मैं इस वॉल्यूम को यहां लिख दूं, ले सकता हूं क्या, क्यों नहीं ले सकता। कौन सा वॉल्यूम लेना है जिसमें कितने ग्राम घुला हो, 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट घुला हो। आई बात समझ में। इसलिए अगर 1 लीटर पानी में 1000 सेंटीमीटर क्यूब पानी में C ग्राम है, तो मैं ये 1000 लीटर वॉल्यूम के तौर पे नहीं यूज कर सकता। तो मुझे कौन सा वॉल्यूम यूज करना है जिसमें कितना इलेक्ट्रोलाइट घुला हो, 1 ग्राम। तो 1 ग्राम वाला वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, C ग्राम में इतना वॉल्यूम है, तो 1 ग्राम में कितना वॉल्यूम होगा, इतना। तो ये वो वॉल्यूम है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट कितना है, 1 ग्राम घुला हुआ है। तो मुझे ये वॉल्यूम ले लेना चाहिए। यहाँ कौन सा वॉल्यूम आता है जिसमें कितना इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हो, 1 ग्राम। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर मैं ये वॉल्यूम रख दूँ। अगर मान लो मैंने C ग्राम इलेक्ट्रोलाइट डाला है, C ग्राम इलेक्ट्रोलाइट डाला है 1 लीटर पानी में, 2 लीटर पानी में, 10 लीटर पानी में, जो भी वॉल्यूम है, तो फिर आप यहाँ पर कौन सा वॉल्यूम लेंगे,
जिसमें 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हो, तो इसको चेंज कैसे करेंगे? C ग्राम अगर 1 लीटर में पड़ा है तो 1 ग्राम कितने लीटर में पड़ेगा? 1/C ग्राम, 1/C इतने लीटर में, समझ रहे हैं ना। और इस 1 लीटर को मैं यहाँ 1000 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ क्यूब, ठीक है, समझ आ रहा है। इसी को मिलीलीटर भी लिख सकते थे, 1000 मिलीलीटर। मेरी बात समझ रहे हैं। यहाँ वो वॉल्यूम आता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट कितना पड़ा है? 1। लेकिन यहाँ देखिए मैं C ग्राम अगर इलेक्ट्रोलाइट डाल रहा हूँ पानी में, कितना भी पानी ले लीजिए, मैंने पानी कितना लिया? 1 लीटर। 1 लीटर पानी में C ग्राम इलेक्ट्रोलाइट डाला मैंने, तो क्या ये वॉल्यूम चलेगा? 1 लीटर वाला वॉल्यूम यहाँ लिख दूं? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इस 1 लीटर के वॉल्यूम में इलेक्ट्रोलाइट कितना है? C ग्राम। और मुझे कौन सा वॉल्यूम चाहिए जिसमें कितना इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हो? क्योंकि ये मोलर कंडक्टिविटी है, और मोलर कंडक्टिविटी में इलेक्ट्रोलाइट कितना होना चाहिए? 1 ग्राम। तो वॉल्यूम कौन सा चलेगा? जिसमें 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट हो। यहाँ C ग्राम इलेक्ट्रोलाइट घुला है इतने वॉल्यूम में, तो कितने वॉल्यूम में 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट घुलेगा? C ग्राम इतने वॉल्यूम में, तो 1 ग्राम इतने वॉल्यूम में, तो ये वॉल्यूम चल जाएगा। देखिए इतने वॉल्यूम पानी में कितना इलेक्ट्रोलाइट है? 1 ग्राम। तो इसी की कंडक्टिविटी क्या कहलाएगी? इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी क्या कहलाएगी? मोलर कंडक्टिविटी। आ रही बात समझ? तो मोलर कंडक्टिविटी के फॉर्मूले में जो वॉल्यूम होता है, वो वॉल्यूम हमको कौन सा लेना है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट कितना पड़ा हो? 1 ग्राम। तो मैं इस वॉल्यूम को इससे रिप्लेस कर सकता हूँ। अब मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? आई। थोड़ी सी कठिन जरूर है, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे आप। Therefore, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K/C। ये कौन सा कंसंट्रेशन है? मोलर कंसंट्रेशन। या इसको मैं यहां पर 1000 लगा दूं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। नहीं आया समझ? इस वॉल्यूम की जगह क्या लिख रहे हैं भाई? 1000/C। क्यों? क्योंकि ये वो वॉल्यूम है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट कितना है? 1 ग्राम। तभी तो उसकी कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी बनेगी। आई बात को समझ कि नहीं आई? आई, ठीक है। आई कि नहीं आई? आई, ठीक है ना, ठीक है। एंड व्हाट इज C हियर? आंसर, दिस इज कंसंट्रेशन। क्या है? कंसंट्रेशन। अब ये कंसंट्रेशन मेरी मर्जी, मैं चाहूँ तो मोलर कंसंट्रेशन ले लूँ, मोलैरिटी ले लूँ, मैं चाहूँ तो नॉर्मेलिटी ले लूँ, ठीक है। अगर मैं मोलर कंसंट्रेशन की बात करता हूँ तो इस C को क्या लिख दूंगा? मोलैरिटी। अगर मैं नॉर्मेलिटी की बात कर रहा हूँ तो इस कंसंट्रेशन को क्या लिख दूंगा? नॉर्मेलिटी। समझ रहे हैं? अगर मैंने मोलैरिटी लिखा तो देखिए ये क्या चीज़ है, ध्यान से सुनिए। ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब क्या चीज़ है? वॉल्यूम। ये ऊपर क्यों गया? क्योंकि इसके नीचे रहा होगा। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ध्यान से समझिएगा, कापा डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये क्या चीज होता है? देखिए ये कंसंट्रेशन टर्म डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर कंसंट्रेशन टर्म ले रहा हूं मैं मोल पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? ये तो 1 लीटर है ना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। तो मोल पर लीटर इज मोलैरिटी। और इसको मोल लेने के बजाय मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ले लूँ तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी। समझ में आया? तो यही मोलैरिटी बन जाएगी, यही नॉर्मेलिटी बन जाएगी। और ये डिवाइडेड बाय 1000 कहाँ चला जाएगा? कहाँ चला जाएगा? ठीक है ना, ऊपर ये चला जाएगा। तो शॉर्टकट में ये फॉर्मूला हमारा ऐसा बन गया। कैसा? दिस इज कापा डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, ठीक है। लेकिन याद यहाँ पर क्या रखना है हमको कि ये जो कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन कैसा होना चाहिए? पर यूनिट 1 लीटर ही होगा ना भाई। मोलैरिटी क्या चीज होती है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेते हैं हम? लीटर में लेते हैं। 1 लीटर सॉल्यूशन ही होता है ना, लेकिन उसको चेंज किस में करना है हमको? सेंटीमीटर क्यूब में। तो 1 लीटर सॉल्यूशन है, दिस इज कंसंट्रेशन, मोलैरिटी यानी नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और उस 1 लीटर को आप चेंज करेंगे सेंटीमीटर क्यूब में तो वो कितना बन जाएगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। आई बात समझ? ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? बोलिए बोलिए, समझ आया? आया, ठीक है। अब इसकी यूनिट देखिए, यूनिट क्या होगी? ये फॉर्मूला भी वैसा ही चेंज हो गया। अब देखिए इसी को मैं मोलैरिटी में लिख रहा हूँ, दोनों चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। पहली चीज देखिए, ये हमारा बना बेसिक फॉर्मूला। क्या बना? बेसिक फॉर्मूला। अब इसके 2 रूप देखिए, 2 रूप। पहला रूप, अगर हम कंसंट्रेशन कौन सा ले रहे हैं? मोलर कंसंट्रेशन, मोलैरिटी।
इफ C इज ट्रीटेड एज मोलैरिटी, अगर C को मैं क्या मान लूं, कौन सा कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, तो फिर ये क्या बनेगा? तो आंसर है ये हमारा बन जाएगा दिस इज, इसको अब मैं लिखूंगा मोलर, क्या लिखूंगा, मोलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कापा डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। ये कंसंट्रेशन क्या हो गई, अब मोलैरिटी बन गई, तो मोलैरिटी लिख लिया। और मोलैरिटी क्या चीज होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन उस लीटर को किस में चेंज करेंगे आप, सेंटीमीटर क्यूब में, तो फिर से क्या आ जाएगा, ये 1000, भाई 1 लीटर है ना, तो 1 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में 1000, तो ये 1000 फिर ऊपर जाके यही चीज बन जाएगी, नीचे मोलैरिटी हो गई, ऊपर 1000 हो गया सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, समझ गए, समझ गए ना? या इसको ऊपर नहीं लगाना है तो आप C ही रखिए, मोलैरिटी तो अलग से सॉल्व करेंगे ना, मोल पर लीटर, तो पर लीटर लिखने के बजाय पर क्या लिख लेंगे, सेंटीमीटर, और इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे और बाद में इसकी वैल्यू उठा के यहां पुट कर देंगे। ठीक है ना? ठीक। और मान लीजिए अगर मैं कंसंट्रेशन को नॉर्मेलिटी ट्रीट करता हूं, तो फिर ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये लिखेंगे फिर इसको इक्विवेलेंट क्या, कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और ये क्या बनेगा फिर, कापा अपॉन नॉर्मेलिटी, क्या बनेगा, कापा अपॉन नॉर्मेलिटी। और नॉर्मेलिटी भी क्या चीज होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और उस लीटर को फिर से किस में चेंज करोगे, सेंटीमीटर क्यूब में, तो फिर से वही चीज हो जाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं, बोलिए। अब आइए इसकी यूनिट देखिए, यूनिट कैसे बनेगी। यूनिट, तो पहला यूनिट हम ले रहे हैं इसका ये मोलैरिटी वाले का, ये है मोलर कंडक्टिविटी और ये है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी के लिए यूनिट क्या लिखेंगे आप, बोलिए, यूनिट, 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 यहां लिखते हैं अपन यूनिट, यूनिट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कापा, साइमन पर मीटर, सेंटीमीटर भी लेते हैं, छोटे छोटे यूनिट होते हैं, छोटी छोटी चीज कैलकुलेट करते हैं, तो क्या बनेगा, साइमन पर सेंटीमीटर, और साइमन क्या चीज है, पर ओम, तो यूनिट क्या बन गई, पर ओम पर सेंटीमीटर, और मोलैरिटी की यूनिट मोल पर लीटर नहीं, पर क्या बना लिए, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना? ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, जगह कहाँ पर है मेरे पास, यहीं पर है, यहीं बनाते हैं यूनिट। देखिए कापा का क्या हो गया, पर ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है, और मोलैरिटी की यूनिट क्या लिखेंगे, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब, समझ आ रहा है ना, पर लीटर होता है, लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना। तो ओवरऑल क्या बना, ये ओवरऑल क्या बनेगा, यहां से सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाकर के पॉजिटिव बनेगा, बनेगा ना पॉजिटिव, और कितना बनेगा, +3, तो कितना आ जाएगा, +2, तो क्या बना, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर और पर मोल बनेगा, सेंटीमीटर टू द पावर -3 ऊपर जाके +3 बनी, -1 और +3 +2, -1 और +3 +2, तो सेंटीमीटर का पावर +2 हो गया, दिस इज पर ओम, और मोल ऊपर जाके इनवर्स हो गया, पर मोल। ठीक है ना? अब आप चाहें तो यहां से पर ओम को क्या लिख सकते हैं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये यूनिट किसकी बन गई, मोलर कंडक्टिविटी की। ठीक है ना? तो इसी तरह इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट क्या बनेगी, सारी चीजें एक जैसी रहेंगी। देखिए मोलर कंडक्टिविटी में मोलैरिटी आता है, तो मोलैरिटी की वजह से क्या आया, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, और नॉर्मेलिटी की वजह से क्या आता, इक्विवेलेंट पर सेंटीमीटर क्यूब आता, इक्विवेलेंट पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सब चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ मोल की जगह क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है ना? तो इसकी यूनिट बनेगी, दिस इज साइमन या पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर, और मोल की जगह क्या आ जाएगा, ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है? नॉर्मेलिटी की जगह क्या आ जाएगी, सिर्फ ग्राम पर इक्विवेलेंट, इक्यू लिख लो सिर्फ, पर इक्यू,
डिवाइडेड बाय पर मोल था तो डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये रिलेशन है जिसको हम न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। ठीक है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। ठीक है, तरीका याद रखिए बनाने का। देखिए कंडक्टिविटी कौन सी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हम कैसे निकालेंगे, पिछले लेक्चर में आप देख चुके। फॉर्मूले कैसे निकलता है, कापा इज इक्वल टू क्या होता है 1 रेसिस्टिविटी, और रेसिस्टिविटी को क्या लिखेंगे, क्या लिखते हैं रेसिस्टिविटी को, आर ए नीचे एल ऊपर चला जाएगा, तो कापा इज इक्वल टू क्या हुआ एल अपॉन आर ए, एल अपॉन आर ए, एल अपॉन आर ए। ठीक है, ये फॉर्मूला कापा निकालने का। आपने कापा निकाल लिया और आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, कापा डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। क्या निकालना है आपको, मोलैरिटी कैलकुलेट करिए सॉल्यूशन की और कापा को डिवाइड कर दीजिए मोलैरिटी से। लेकिन जब आप मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर होता है, उस 1 लीटर को 1000 सेंटीमीटर क्यूब करके निकाल लेंगे। मोलैरिटी कैलकुलेट किए, कापा से डिवाइड करवा दिए, तो क्या आ जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी। इसी तरह अगर ये कैलकुलेट करना है तो क्या कैलकुलेट करेंगे, सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करिए, कापा से डिवाइड करवाइए, क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ जाएगा। समझ आ रहा है तरीका? तो इसके न्यूमेरिकल हमको प्रैक्टिस करने आगे चल के। ठीक, ये नोट कर लें। नेक्स्ट थिंग इज, हेडिंग दें, मेजरमेंट ऑफ सॉल्यूशन कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या चीज होता है, किससे लिखते हैं, क्या सिंबल असाइन किया था कंडक्टेंस के लिए, जी। कंडक्टेंस, किसका कंडक्टेंस निकाल रहे हैं, सॉल्यूशन का। ठीक है, एक सॉल्यूशन है मेरे पास, ध्यान से सुनिए, ये ऐसा एक डब्बा है ये। ठीक है, इसमें सपोज करिए ये एक इलेक्ट्रोड है, ये एक इलेक्ट्रोड है, मेटल का बना हुआ है, क्यूब जैसा डब्बा है। सामने से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, क्यूब है, समझ रहे हैं, लेकिन हम सामने से दिखाएंगे तो आपको कैसे दिखेगी, सिर्फ यही 2 लाइन दिखेगी, एक लाइन ये दिखेगी। ठीक है, इसमें भरा है सॉल्यूशन। ठीक है, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, और लेंथ कितना होगा ऊपर इसका 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी कितनी होगी 1 सेंटीमीटर, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है ऐसे। ठीक है ना, ठीक है, एक तार में यहां से निकाल लेता हूं और एक तार में यहां से निकाल लेता हूं कनेक्ट करके। बैटरी है, बैटरी में ये 2 इलेक्ट्रोड हो गए। अब ये कौन कौन से इलेक्ट्रोड है अपन आगे पढ़ेंगे, जब हम सेल पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो एक को कैथोड बनाएंगे, एक को एनोड बनाएंगे, वो अपन बाद में देखेंगे। ये 2 इलेक्ट्रोड हो गए, इसी को इलेक्ट्रोड मान ले रहे हैं अभी ना, क्योंकि मेटल का बना हुआ क्यूब है ये। ठीक है, इसमें सॉल्यूशन भरे हैं हम, उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है ये। मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, ये जो सॉल्यूशन इसके अंदर भरा हुआ है, इसकी कंडक्टिविटी निकाल लूँ, कंडक्टेंस निकाल लूँ। क्या निकाल लूँ, कंडक्टेंस। कैसे निकालेंगे, तो आंसर है, अभी अभी आपने देखा कंडक्टेंस किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ आयंस पर। अभी आपने बनाया ना कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, है ना। ठीक, तो इसका मैं कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस निकालना चाहता हूँ, कैसे निकालूंगा, तो कंडक्टेंस नापने का जुगाड़ नहीं है हमारे पास कुछ भी, कंडक्टेंस नहीं निकाल सकते डायरेक्ट ना अपन। तो कंडक्टेंस कैसे निकलेगा फिर, ये किसका उल्टा होता है, रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, और रेसिस्टेंस नापना हमको आता है। रेसिस्टेंस तो नाप सकते हैं ना, तो हम इसका रेसिस्टेंस नापेंगे इस सॉल्यूशन का, और रेसिस्टेंस निकाल के क्या करेंगे, उसको इनवर्स रेसिप्रोकल। आर पता कर लिए सॉल्यूशन का, रेसिस्टेंस कितना ऑफर कर रहा है करंट के रास्ते में, और उस रेसिस्टेंस को क्या कर देंगे फिर 1 अपॉन रेसिस्टेंस, तो क्या निकल आएगा, कंडक्टेंस। अब रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे, फिर से लफड़ा, ये तो सॉल्यूशन है। मेटल होता तो हम रेसिस्टेंस कैसे निकालते, इधर पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए वोल्ट मीटर लगाते, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना करंट फ्लो हो रहा है वो नापते एमीटर से, और V अपॉन I करते क्या आ जाता है, इसका रेसिस्टेंस आ जाता। लेकिन ये तो मेटल नहीं है, तो सॉल्यूशन है, तो फिर इसका रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है ना।
तो इसके रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग फिजिक्स का एक प्रिंसिपल यूज करते हैं जिसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। और उसका मैं सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे रहा हूँ क्योंकि फिजिक्स में उसे मुझे डिटेल से पढ़ाना है व्हीटस्टोन ब्रिज को, ठीक है। तो सिर्फ मैं यहाँ ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ। समझ गए मेरी बात? तो इसका रेसिस्टेंस निकालना है मुझे। इसका रेसिस्टेंस कितना होगा? मान लेते हैं इसका रेसिस्टेंस है R, कुछ भी R1, R2, R3, R4, R। सॉल्यूशन का रेसिस्टेंस मुझे पता करना है क्योंकि रेसिस्टेंस पता चल जाएगा तो क्या निकल जाएगा? कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस से क्या निकल जाएगा? कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, सब निकाल सकते हैं फिर अपन। ठीक है, ये बात समझ आई? तो हमारा टारगेट कौन है अभी? R निकालना। अब R कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए हम यूज करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ये ब्रिज रेसिस्टेंस का बना होता है, रेसिस्टेंस से, जिसमें 4 रेसिस्टेंस हम लगाते हैं। अब ये कैसा दिखता है इसको देखिए ना, ब्रिज कैसा दिखेगा। तो ब्रिज अपन ऐसे बनाते हैं, ये ठीक है। यहां एक रेसिस्टर लगा दिए ऐसे, और यहां पर हम एक रेसिस्टर लगाने वाले हैं पहले देख लें फिर बनाएंगे बाद में। यहां पर एक रेसिस्टर लगेगा, और यहां एक रेसिस्टर लगाएंगे, ठीक है। ये और यहां पर एक डिटेक्टर लगा होता है जिसको मैं P लिख देता हूं अभी। दिस इज डिटेक्टर, जो करंट बताएगा, करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। करंट कौन बताता है? गैल्वानोमीटर। तो यहां इसको मैं G लिख देता हूं। आगे पढ़ेंगे फिजिक्स में गैल्वानोमीटर, ठीक है। गैल्वानोमीटर क्या करता है? अगर करंट पास हो रही है तो कांटा ऐसे ऐसे हिलेगा, मतलब करंट आ रही है, और कांटा नहीं हिलेगा उसका तो करंट नहीं आ रही है। तो ये डिटेक्टर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने 4 रेसिस्टेंस लगाना है। एक है रेसिस्टेंस नंबर 1, दिस इज वेरिएबल रेसिस्टर। क्या है ये? वेरिएबल रेसिस्टेंस किसको बोलते हैं? जिसकी वैल्यू हम मैनुअली चेंज कर सकते हैं, जितना मर्जी उतना इसको हम बना सकते हैं, ठीक। और वेरिएबल रेसिस्टर की निशानी होती है ये, ऐसे लगा देते हैं हीरो, ठीक है। क्या मतलब है? मैं जितना चाहूँगा इस रेसिस्टेंस को उतना बना लूँगा, चेंज कर करके, टाइट करके, ढीला करके, बटन लगा होता है इसमें, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये R1, यहाँ पर दिस इज R3, दिस इज R4, ठीक है। ये जो 2 रेसिस्टेंस आपको दिख रहे हैं, इन रेसिस्टेंस की वैल्यू फिक्स होती है। आपको पहले से पता रहेगा ये 10 ओम का रेसिस्टर है, ये 20 ओम का रेसिस्टर है, यानी ये पहले से फिक्स रहेगा इसका वैल्यू। और इसको मैं अपनी मर्जी से सेट कर लूँगा, मतलब मैं इसको भी जान रहा हूँ, इसको भी जान रहा हूँ, इसको भी जान रहा हूँ। तो अननोन रेसिस्टेंस कौन बचा? ये। अब यहाँ से 2 तार जो मैंने निकाले हैं, यहाँ से एक तार ऐसे मोड़ के लाया, यहाँ से एक तार ऐसे मोड़ के लाया, और मैंने यहाँ पर लगा दिया। ये समझ में आ रहा है तरीका? एक तार यहाँ से उठाया और उस तार को इसमें कनेक्ट किया, एक तार यहाँ से उठाया, यहाँ कनेक्ट किया, मतलब इस रास्ते में कौन कनेक्ट हो गया? ये सेल। समझ आया? सेल कनेक्ट हो गया कि नहीं? अरे भैया ये वाली तार इसके साथ कनेक्ट हो गई और इसके साथ ये वाली तार कनेक्ट हो गई, तो सेल लग गया इसमें, आ गया ना। तो अब इस रास्ते में कौन फंसने वाला है? सेल। और सेल का रेसिस्टेंस है R2, विच इज अननोन, अननोन रेसिस्टेंस है जिसको पता करना है। और ये कौन सा रेसिस्टेंस है? कनेक्टिंग सेल या कंडक्टिविटी सेल? कंडक्टिविटी सेल। ये इस सेल का नाम क्या है? कंडक्टिविटी सेल, जिसमें कंडक्शन होता है। इसको यहाँ कनेक्ट किया हुआ है, ठीक। और इसको हम यहाँ से बैटरी से जोड़ देते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। बैटरी, तो बैटरी से करंट ऐसे आएगा, आई करंट, यहाँ पर करंट आई, और करंट को 2 रास्ते मिल गए, एक इधर करंट चला जाएगा, एक इधर करंट चला जाएगा। दोनों तरफ से करंट जा रहा है कि नहीं? अच्छा, कुछ करंट जो यहाँ से जाएगा, यहाँ पर जब पहुँचेगा करंट, और कुछ करंट जब यहाँ से जाएगा
यहाँ पर पहुँचेगा करंट, तो यहाँ पर करंट के सामने फिर से दो रास्ते आएंगे, करंट इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। जब ये वाला करंट यहाँ पहुँचेगा तो फिर से दो रास्ते हैं, इधर भी करंट आ सकता है, इधर भी करंट जा सकता है, ठीक है। और इधर से करंट आए या इधर से करंट आए, ये गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, इसका कांटा हिलेगा करंट आने से, हमको पता चल जाएगा इसमें करंट आ रही है, इसमें करंट आ रही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस रेसिस्टेंस को ऐसे सेट करते हैं, चेंज करके बदल बदल के, वेरिएबल रेसिस्टर है, ऐसे सेट करते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल बराबर हो जाएं। क्या हो जाए, बराबर। भाई पोटेंशियल कैसे चेंज होता है, करंट से। अगर V ज़्यादा होगा तो I ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है उतना ज़्यादा करंट बहता है, तो जितना ज़्यादा करंट बहेगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यहाँ से रेसिस्टेंस को चेंज करके मैं करंट को कंट्रोल कर सकता हूँ। करंट कम ज़्यादा किससे होती है, रेसिस्टेंस से। अगर किसी सर्किट का रेसिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो करंट क्या हो जाएगी, कम, और अगर रेसिस्टेंस कम हो गया तो करंट, तो मैं यहाँ रेसिस्टेंस को चेंज करके करंट को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मैंने इस रेसिस्टेंस को चेंज किया, इस पॉइंट का अपना कुछ पोटेंशियल है, होगा कुछ पोटेंशियल V, ठीक है ना। इस रेसिस्टेंस को चेंज करके मैंने इसका पोटेंशियल भी इसी के पोटेंशियल के बराबर बना दिया, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो गए, तो यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से करंट जाएगा। बोलिए, जब दो लोकेशन के पोटेंशियल बराबर हो जाते हैं तो फिर वहाँ चार्जेस चलते हैं क्या, नहीं चलते, क्योंकि चार्ज कहाँ से कहाँ चलता है, हायर पोटेंशियल से लोअर। अगर ये हायर पोटेंशियल पर है और ये लोअर पोटेंशियल पर, तो करंट कहाँ जाएगा, हायर से लोअर, ऐसे करंट फ्लो होगी। और अगर ये हायर पर है, ये लोअर पर है, तो करंट ऐसी फ्लो होगी। और दोनों पोटेंशियल बराबर हो गए तो करंट नहीं फ्लो होगी। तो इसको सेट करके हम एक ऐसा सिचुएशन ले आते हैं कि इधर से जाने वाला करंट इधर से जाने वाले करंट के बराबर हो जाए, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या करना है, हमको बराबर बनाना है। अगर ये पोटेंशियल बराबर हो गया तो यहाँ से करंट आनी बंद हो जाएगी, तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होता, यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर दिया है हमने, बोलिए, बराबर बना दिया, ठीक। अब देखिए, अब रेसिस्टेंस चेंज करके मैंने यहाँ का करंट जीरो कर लिया, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर बराबर बना के, ठीक। इसका मतलब है यहाँ से जितनी करंट आएगी पूरी करंट कैसी जाएगी, ऐसे, यहाँ से तो जाएगी ही नहीं। यहाँ से जितनी करंट आएगी पूरी करंट कैसे जाएगी, ऐसे, इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन बंद हो गया, मतलब यहाँ से नहीं करंट आ रहा, यहाँ से भी करंट नहीं आ रहा, पूरी करंट ऐसी जा रही है, पूरी करंट ऐसी जा रही है। द सर्किट इज बैलेंस्ड। क्या हो गया सर्किट, द ब्रिज इज बैलेंस्ड। इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ब्रिज क्या हो गया है अब, बैलेंस्ड, यानी जितना करंट इधर से जा रहा है उतना ही करंट इधर से जा रहा है, क्योंकि यही तो है जो डिवाइड हो रहा है। समझ में आया, इधर से जा रहा है करंट और इधर से जा रहा है, इधर से कोई करंट नहीं जा रहा। तो जब सर्किट बैलेंस हो जाता है उस समय आप रेसिस्टेंस का रेशियो ले सकते हैं। आप चाहें तो ये डिवाइडेड बाय ये, तो ये डिवाइडेड बाय ये, समझ रहे, आप चाहें तो ये डिवाइडेड बाय ये, तो ये डिवाइडेड बाय ये, आप चाहें तो ये डिवाइडेड बाय ये, तो फिर ये डिवाइडेड बाय ये, सेम सेम, ठीक है ना। सो व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड, देखिए हमारा टारगेट क्या पता लगाना है, ये अगर एक आर पता करना है तो तीनों आर क्या होने चाहिए, मालूम होने चाहिए। दो आर क्या है पहले से फिक्स्ड, ये भी फिक्स्ड है और ये भी फिक्स्ड है, और ये क्या चीज है, वेरिएबल, इसलिए ये भी क्या हो गया, नोन, और ये भी क्या है, नोन। तो तीन रेसिस्टेंस तो नोन रेसिस्टेंस है, तो एक नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड, when the bridge is balanced, then the ratio R1 upon R2 is equal to R3 upon R4, ठीक है। हमको कौन सा निकालना है, R2, तो R2 भेज देते हैं उधर, बाकी सब भेज लेते हैं इधर, तो क्या बनेगा, R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 R4 डिवाइडेड बाय R3। ये तो समझ आया, ट्रांसफर करके देखिए। अब R1 भी नोन है, वेरिएबल था, R4 और R3 तो पहले से फिक्स रेसिस्टेंस थे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कौन मिल जाएगा। और R2 कहाँ का रेसिस्टेंस है, कहाँ का रेसिस्टेंस है, सेल के अंदर का रेसिस्टेंस है। तो हमने सेल के अंदर का रेसिस्टेंस पता कर लिया, तो अगर रेसिस्टेंस पता चल गया तो कंडक्टेंस कितना होगा, निकल गया। तो ये कंडक्टेंस किसका है,
सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का कंडक्टेंस हम व्हीटस्टोन ब्रिज लगाकर भी पता कर सकते हैं। समझ आ रहा है? दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज। ये फिजिक्स में डिटेल से करेंगे अपन। हो गया? समझ आया? ये बोलिए, तरीका समझ आया कि नहीं आया? आया, ठीक है। ठीक है, इसको नोट कर लें। है ना? और आपने जी निकाल लिया है तो आप कंडक्टिविटी भी निकाल सकते हैं इसकी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। कैसे निकालोगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी? देखिए, कापा किसके बराबर होता है? 1 अपॉन रेसिस्टिविटी। 1 अपॉन रेसिस्टिविटी का मतलब आर ए ऊपर एल, यही हुआ ना। तो आर आपने पता लगा लिया कितना, ये। तो 1 अपॉन आर क्या चीज हो गया? जी। ए कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर को मैंने क्या लिख दिया? जी। चाहे आप 1 अपॉन आर रख लो चाहे जी रख लो, एक ही चीज है। और एल अपॉन ए क्या चीज है? एल अपॉन ए, दिस इज सेल कांस्टेंट, है ना। और सेल कांस्टेंट को आप क्या लिखते हैं? जी स्टार, है ना। सेल कांस्टेंट में जो एल होता है वो क्या होता है? व्हाट इज एल? तो आंसर इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। एल क्या चीज है? दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस है। और ए क्या चीज है? इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया। समझ आ रहा है ना। और इन्हीं का रेशियो क्या कहलाता है? सेल कांस्टेंट कहलाता है। तो आपने जी कैलकुलेट कर लिया, सेल कांस्टेंट तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं, क्योंकि एल आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोड कितने डिस्टेंस पर रखा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आपको बताया जाएगा, तो आप जी निकाल लेंगे। जी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रखिए, न्यूमेरिकल में काम आएंगे। ठीक है, इसका मैं थ्योरी नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए इसको यहीं ख़त्म करेंगे।